आज हम रेखाचित्र पर बात करेंगे। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। जैसा स्केच में आपके रेखाओं के माध्यम से हम किसी व्यक्ति या वस्तु या चित्र प्रस्तुत उसका किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के द्वारा हम इसको व्यक्तित्व के समग्र रूप को पाठकों के सम्मुख लाता है लेखक। ये व्यक्तित्व प्रायः वो होते हैं जिनमें लेखक किसी न किसी रूप से या तो प्रभावित रहता है या घनिष्ठता रहती है या किसी तरह की कोई समीपता रहती है। इसका जो आरंभिक युग माना गया है, रेखाचित्र को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय पदम सिंह शर्मा की पदम पराग को है। और पदम पराग में संस्मरणात्मक निबंध और रेखाचित्रों का संकलन है। इन रेखाचित्रों में समकालीन महत्वपूर्ण लोगों को विषय बनाया जाता है। पदम सिंह शर्मा ने से प्रभावित होकर श्री राम शर्मा, हरिशंकर शर्मा, बनारसी दास, इन लोगों ने भी रेखाचित्र लिखे। और श्री राम शर्मा के रेखाचित्र की प्रथम संग्रह जो है वो बोलती प्रतिमा है और सन 1937 में ये प्रकाशित हुआ था। इसकी विशेषता यह है कि इसमें समाज के निम्न वर्ग के पात्रों का बहुत ही सजीवता के साथ वर्णन हुआ है। और बनारसी दास चतुर्वेदी रेखाचित्र की शैली उनकी जो है वो सरस और व्यंग्यपूर्ण है। रेखाचित्र के स्वरूप के बारे में सैद्धांतिक विवेचन उन्होंने काफ़ी हद तक किया है। उन्हीं का कथन है कि जिस प्रकार एक अच्छा चित्र खींचने के लिए कैमरे का लेंस बढ़िया होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से फिल्म या काफ़ी कोमल या सेंसिटिव या उसी प्रकार साफ चित्रण के लिए भी रेखा चित्र में विश्लेषणात्मक बुद्धि, आपकी बहुत क्लियरिटी के साथ भावुकतापूर्ण हृदय भी होना चाहिए और उन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। पर दुख, कातरता, संवेदनशील और विवेक, संतुलन, सभी गुणों की इसमें आवश्यकता भी है। निसंदेह ये बात बहुत हद तक सही है। बनारसी दास के लेखन में भी हम ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना इनके रेखा चित्रों में हमें दिखती है और हमारे साथ ही प्रकृति के प्रांगण ये इसमें हमें नजर आते हैं। लेकिन जो आपके कोर्स में है वो है आपके रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनकी रूपा की आजी रेखा चित्र आपको हम अभी आगे बढ़ाएंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी और उनके रेखा चित्रों के बारे में बात करने हम जा रहे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी निर्विवाद रूप से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार हैं। उनके रेखा चित्रों में हमें भाषा बहुत सरल और शैली उनकी बहुत सिद्धहस्त है। उनकी कलाकारी को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। परिणाम स्वरूप हम देखें तो रेखा चित्र जो उन्होंने लिखे हैं, जैसे माटी की मूर्तें सन 1946 में संग्रह जो उनका आया, उसमें उनको बहुत ख्याति मिली। इस संग्रह में उन्होंने समाज के उपेक्षित पात्रों को गढ़कर एक नायक का दर्जा दे दिया है। उदाहरण में एक रजिया है, उसके निम्न वर्ग की एक बालिका है, उसको जीवंत किया है उन्होंने। इसके अन्य जो रेखा चित्र हैं उसमें बलदेव सिंह, मंगर, बाल गोविंद, भगत, बुधिया, सरजू, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत अदना हैं, लेकिन उन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया है। इनकी रेखा चित्रों की जो श्रेष्ठता है उसका जो अनुमान है वो हम मैथिली षणगुप्त के कथन से लगा सकते हैं कि लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं और बेनीपुरी सोने की मूर्ति बनाकर माटी के बोल में बेच रहे हैं। माटी की मूर्तें उनका है बहुत अच्छा रेखा चित्र। 1950 में रामवृक्ष बेनीपुरी का दूसरा आया गेहूं और गुलाब। ये 25 रेखा चित्र इसमें है। कलेवर की दृष्टि से लेखक ने इसमें अपने पुराने रेखा चित्रों की अपेक्षा इसमें छोटा रखा है। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्रों की भाषा जो है वो भावना प्रधान है। कुछ आलोचक तो उनकी भाषा को गद्य काव्य की संज्ञा भी देते हैं। बेनीपुरी के रेखा चित्रों के बारे में अगर संक्षेप में कहा जाए तो जीवनी में जो भी पात्र हैं उसको उन्होंने जीवंत कर दिया है। जैसे रूपा की आजी को आपने देखा कि कैसे उसका कितना देखा जाए अंडर एस्टिमेट किया हुआ था समाज ने उसको, कितना शोषित और पीड़ित थी वो, लेकिन कितना अच्छे से उसको स्केच किया कि हमारे दिल में उसके लिए दया है और आज ममता है और आज हम उस कैरेक्टर को जानते हैं। तो विषय की विविधता भी उनके यहाँ है, शैली की सरसता भी है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र उस और इसी में आगे क्रम में है और वो भी अतीत के चलचित्र हैं। संस्मरण रेखा चित्र की सीमाएं जो है वो उनके यहाँ कुछ डिफरेंट दिखती हैं। उन्होंने लेखन को संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की श्रेणी में रखा है। ये एक नयापन वो लाइन है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सब इनके संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं जो हैं समाज के शोषित वर्ग और नारी के प्रति इनकी सहानुभूति प्रकट हुई है। पथ के साथी में भी उनके साहित्यकार जितने साथ में थे सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा लिखा है
और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी इसमें आते हैं। रामवृक्ष बैनपुरी के समानी इन्हें भी सम्मान मिला हुआ है। इनकी भूले हुए चेहरे, घुंघरू, जिंदगी मुस्कुराई, दीप जले, शंख बजे, छड़ बोले, कड़ मुस्काए, महके आंगन, चहके द्वार, माटी हो गई सोना, ये इनके प्रमुख हैं। फिर प्रकाश चंद्र गुप्त हैं इसी में। उन्होंने भी अपने पशु पक्षी और छोटी छोटी चीज़ों को, पेड़ पौधों को भी अपने उसमें नाम दिया है, अपना रेखा चित्र उस पर लिखे हैं। विष्णु प्रभाकर की रेखा चित्र जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, और इसमें हंसते निर्झर, दहकती भट्टी, इस तरह से कैनवस पर सामाजिक सजगता के साथ उन्होंने मानवीय चित्र को भी उकेरा है। और विनय मोहन शर्मा हैं। विनय मोहन शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, ये सारे नाम हैं जो आगे तक बढ़ाते ले गए हैं परंपरा को। और इसमें रेखा चित्र विधा का रूप आज बदल गया है। कहानी के भीतर कहीं संस्मरण और कहीं आत्मकथा हम अंतर्भुक्त पाते हैं। यही अंतर आपको समझना था ना, इसी पर हम बात करेंगे कि ये हिंदी रेखा चित्र ने अपनी सीमाओं को लगातार अतिक्रमण किया है। इस विधा के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत भी मिलते हैं। रेखा चित्र का अर्थ फिर से एक बार आपको बताती हूँ कि ये अंग्रेजी के स्केच शब्द का है। स्केच का मतलब ही होता है कि खाली आउटलाइन, रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु, उसका पूरा रूप आपके सामने किया जाए जिससे कि आप प्रभावित हो, और लेखक का उससे घनिष्ठ जो संबंध है और उससे जो समीपता है वो भी हम जान पाए। अब हम आते हैं इसी के इस कलेवर पे कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। रेखा चित्र वर्णात्मक होते हैं। व्यक्ति चित्र, शब्द चित्र, चरित्र चित्र और तटस्थ उसमें होता है, किरदार होता है। उसके जो भी गुण हैं और जो भी दोष हैं वो दोनों को ही सामने रखता है। इसमें आपके मुक्तक शैली भी हो सकती है और बहुत सारी ऐसी सामग्री होती है, उसमें कम शब्दों में ज़्यादा बात करनी होती है। रेखा चित्र में ये यथार्थ पर आधारित होते हैं। जन सामान्य की भाषा और विधा को ये बहुत ही गहरता से हमारे समीप लाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी आधारित होते हैं। चरित्र चित्रण होता है इसमें। ऐतिहासिक और रेखा चित्र होते हैं घटनाओं के साथ। घटना प्रधान रेखा चित्र होते हैं, उसमें तथ्यों की ओर से हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं। और बहुत सारे रेखा चित्र ऐसे होते हैं जो आसपास के माध्यम से हमें उस परिवेश को भी कराते हैं। इसमें कहीं व्यंग भी आपको नज़र आ सकता है। और व्यक्ति प्रधान रेखा चित्र जो होते हैं उसमें मनुष्य की सारी आत्मपरक रेखा चित्र में लेखक किसी भी पात्र के रूप में आपकी निजी जीवन का वर्णन करता है। तो राम वृक्ष बैनपुरी और रूपा की आजी दोनों ही का अलग अलग कलेवर है। किसी में जो है उसकी अलग विशेषताएं हैं। इस तरीके से गूढ़ और रूपा की आजी में कि कैसे रूपा की आजी की जो विशेषताएं हैं वो भी इसमें मैं साथ साथ बताती चलूँ कि उसकी जो सामाजिक दुर्दशा थी, जो कुमानवीयता थी, जो नारी उत्पीड़न था, वो अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाया गया है। और उसमें जो अंधविश्वास है उसको चरम उसको परिणति मिली हुई है। लेकिन रूपा की आजी अपने आप में एक स्नेहमयी थी, धार्मिक थी, सामाजिक थी और सबके दिलों में जगह उसके लिए थी, व्यवहारिक थी, सोशल थी वो। और उसकी सब तरफ उसके लिए वो सब तरफ मिलना जुलना उसका, और ओझा तांत्रिक की जो भी झूठी साधनाएं हैं जो उस वक्त प्रपंच में थी वो सब की बात भी इसमें आई है। लेखक जब युवा हुआ तो उसे उस मानसिकता से बहुत तकलीफ हुई कि इसको बदलने के लिए उसने कभी कुछ नहीं किया। जब उसने कभी कोशिश की, उसमें एक पैराग्राफ आया है रामवृक्ष बैनपुरी का एतराज़ का, तो मामी ने जो तर्क दिया तो वो तर्क ऐसा तर्क था कि फिर वो उस पर जवाब दे नहीं पाए, लेकिन उनको उस वक्त जवाब देना चाहिए था। गूढ़ बैठे विश्वासों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, कुल मिला के ये कहा जा सकता है। लेखक का जो सबल पक्ष है वो प्रतिक्रिया स्वरूप पेज नंबर उसमें 69 में 2 पैरा जो आपका आया है, भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है। बहुत प्यारी लाइन है ये आपके रूपा की आजी में एक टुकड़ा आया है जिसको आप लिख सकते हैं। अंधविश्वास जो है उसकी उत्कृष्टता इसमें देखी जा सकती है कि जो सांप का विष है वो उतरता है ना, ये तो आदमी का विष है। वर्णात्मकता है, मेले का चरित्र जो पृष्ठ 82 पर है उसमें वर्णात्मकता एक एक चीज़ को बताया गया है। तो ये जो रेखा चित्र और संस्मरण का आपने अंतर देखा वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम रेखा चित्र एक यथार्थवादी रचना है। इसके कई तरह के प्रकार हैं। जैसे जब मनोवैज्ञानिक रेखा चित्र लिखे जाते हैं तब उसमें वातावरण और आसपास की परिस्थितियों का प्रभाव मानव के मनोभावों और उनके क्रियाकलापों और उनकी अभिव्यक्ति
के मनोवैज्ञानिक आधार पर मिलता है हमें। उसमें राग, पात्रों के अंदर जो राग है, द्वेष है, आशा है, निराशा है, सुख है, दुख है, क्रोध है, उदासी का जो चित्रण है वो हमें दिखता है। इसके अंतर्गत लिखने वाले जो लोग हैं वो वृंदावन लाल वर्मा हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, श्री राम शर्मा हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। ये मनोवैज्ञानिक रेखा चित्र लिखने वाले माने जाते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, आज मेरा जन्मदिन है, रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध, सुरेंद्रनाथ दीक्षित का पंडित जी, ये एक मनोवैज्ञानिक रेखा चित्र है। फिर ऐतिहासिक रेखा चित्रों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनकी मानसिकता का भी चित्रण होता है। जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे प्रकाश चंद की शेरशाह की सड़क, दिल्ली दरवाज़ा, बनारसी दास का गांधी जी, एंड्रयूज, ये ऐतिहासिक रेखा चित्र है। घटना प्रधान रेखा चित्र है, उसकी ओर भी तथ्यों की ओर ध्यान दिया जाता है। इसमें भी पात्र आपके सजीव और निर्जीव वस्तु के रूप में हो सकते हैं। रामवृक्ष ने हंसियां और हथौड़ा, गेहूं और गुलाब। तो ये प्रकाश चंद्र गुप्त ने इक्के वाला, प्रेम नारायण ने हिंदी लेखक, पत्रकार तथा अफसर, ये घटना प्रधान है। वातावरण प्रधान भी होते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी इसमें बहुत बड़ा नाम है। वातावरण प्राकृतिक भी हो सकता है और मानवीय गुण दोषों से भरपूर भी हो सकता है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने प्रकृति सौंदर्य प्रधान, और इसमें जो लिखे हुए हैं उसमें आपके ये मनोरथ है और काफ़ी अच्छे अच्छे उनके हैं। फतेहपुर सीकरी है। ये व्यंग प्रधान रेखा चित्र होते हैं। इनमें किया जाता है कि आपको व्यंग के माध्यम से बताया जाता है। सामाजिक और रीति परंपरा के आधार पर इसका भी प्रयास किया जाता है। लेखक व्यंग प्रधान शैली में अपनी बात कहता है। जयनाथ ललिन, हर्षदेव मालवीय, हरिशंकर शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, देवराज दिनेश का, ये सारे लोग इसमें व्यंग प्रधान रेखा चित्र लिखने वालों में माने जाते हैं। व्यक्ति प्रधान जो रेखा चित्र है, किसी व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक गुण दोषों का वर्णन, उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं और चरित्रों के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख के किया जाता है। ऐसे रेखा चित्र में लेखक श्री राम वर्मा और बनारसीदास, श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, सत्यवती महादेवी, विनय मोहन, जयनाथ ललिन, जगदीशन नगेंद्र, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। और इसी व्यक्ति प्रधान रेखा चित्र में आपका रूपा की आजी भी आता है। आत्मपरक रेखा चित्र जो होते हैं उसमें अपने बारे में, निजी जीवन का वर्णन होता है। महादेवी ने अनेक आत्मपरक लिखे हैं। जो हंस का रेखा चित्रांक है मार्च 1939 का, मधुकर का रेखा चित्रांक है 1949 का, उसमें उनके विशेषांकों में अपने आत्मपरक रेखा चित्र हमें नजर आते हैं। इस प्रकार आप आत्मकथा और रेखा चित्र दोनों का अंतर और दोनों के विषय में विशद उसका विश्लेषण हमने अपने इस छोटे से उसमें किया। तो मुझे लगता है आप लोग को सब चीज़ें समझ में आ गई। जी मैम। थैंक यू। जी मैम। वेरी गुड, वेरी गुड।